नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है भारत के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने कवर किया था भारत के राष्ट्रपति के से जुड़े तमाम जानकारियाँ और MCQs को। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग कवर करेंगे भारत के प्रधानमंत्री से जुड़े जितने भी जानकारियाँ या प्रश्न हैं उसे। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो एक भी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया था भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य का प्रमुख होता है, उसी प्रकार से भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, किसी भी सरकार का प्रमुख होता है। सो बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। और अभी हम लोग देखते हैं हमारे करंट अभी कौन है प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी। ये दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, फिर से चुने गए हैं। हाल ही में बीजेपी फिर से सरकार में आई और नरेंद्र मोदी फिर से भारत पे प्रधानमंत्री बने हैं। अब यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं कि प्रथम बार शपथ ग्रहण कब किया था श्री नरेंद्र मोदी ने? 26 मई 2014 को किया था शपथ ग्रहण। इसके अलावा ये अगर आप लोग रिपीटेशन को काउंट करते हैं तो ये भारत के 17वें प्रधानमंत्री हैं। अगर रिपीटेशन को काउंट नहीं करते हैं तो भारत के ये 15वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, कैसे हैं सारी चीज़ों को हम लोग बाद में लेटर अच्छे से डिस्कस करेंगे वीडियो में। इसके अलावा बता दूं कि भारत के ये चौथे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो ये चलिए तो देर न करते हुए देखते हैं क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं प्रधानमंत्री से। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। अगर आप लोगों को इनमें से किसी का भी उत्तर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। आपको इसका उत्तर देने के लिए मिलेंगे मात्र 3 सेकंड का वक्त। आपका समय शुरू होता है अब। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती है। अच्छा, इसके बारे में वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75 यानी आर्टिकल 75 में इसके बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। और कौन होगा प्रधानमंत्री? जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद का मुखिया ही प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। दोनों की ही नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, पर जो मंत्रिपरिषद है उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है प्रधानमंत्री। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 75। अब मंत्रिपरिषद क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग लेटर अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि वर्ष 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कलेक्शन आ चुका है। ये जनवरी 2020 से अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सभी का कलेक्शन है। अब आप पूछेंगे सर इसमें खास बात क्या है? दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें खास बात यह है कि मंथली वाइज इसमें करंट अफेयर्स दे रखा है। साथ में आपको इसमें हिंदी में और इंग्लिश में दोनों वर्जन में आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं। साथ में आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। पर मंथ का करंट अफेयर्स है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 से ज़्यादा प्रश्नों का कलेक्शन है। हमारी टीम ने बहुत मेहनत से इसे रेडी किया है और मात्र 20 रुपये में आपको दोनों ही लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश में आपको ये मैगजीन मिल जाते हैं। आप जरूर डाउनलोड कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कितने लोग अपने राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने हैं? यानी कितने ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए हैं जो पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, बाद में वो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सही उत्तर है केवल 6 ऐसे लोग अभी तक हुए हैं जो कि पहले क्या थे, भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे यानी चीफ मिनिस्टर थे। बाद में वो हमारे देश के क्या बन गए? प्राइम मिनिस्टर बन गए। 6 लोग ऐसे हुए। अब 6 लोग कौन कौन से हैं डेफिनेटली प्रश्न बनेगा आपके दिमाग में। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, BP सिंह, PV नरसिम्हा राव, SD देवगौड़ा और लास्ट में 6ठे नंबर पे कौन है? हमारे अभी के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो देखिए, जब बात नरेंद्र मोदी जी की आई है तो डेफिनेटली ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री यानी कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो नरेंद्र मोदी हमारे भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं? 15वें प्रधानमंत्री हैं, यानी 15th नंबर के प्रधानमंत्री हैं। अब दोस्तों इसको लेके हमारे बहुत सारे स्टूडेंट में कन्फ्यूज़न रहता है। कोई कहता है 17th है, कोई कहता है 15th है, कोई कहता है 14th है। तो आइए आज इस सारे डाउट को हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो चलिए तो मैं पहले लिस्ट दिखाता हूँ अभी तक भारत में कुल कितने प्रधानमंत्री हुए हैं। तो ये से आप लोग लिस्ट में देख पा रहे हैं कि भारत में अभी काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, और ये 18 नंबर पे हैं कौन? नरेंद्र मोदी जी।
पर क्या था, गुलजारी लाल नंदा जी जो है वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे बहुत ही बार, इसलिए उनको काउंटिंग नहीं की जाती है। अब अगर रिपीटेशन को हम लोग हटा दें, कौन कौन रिपीटेशन था, देखिए यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा जी जो है रिपीटेशन थे 2 बार, इनको हटा दिया हम लोगों ने, इंदिरा गांधी को हटा दिया, रिपीटेशन को हटा दिया, और अटल बिहारी वाजपेयी को रिपीटेशन को हटा दिया। तो क्या हो जाता है, ये प्रधानमंत्री कितने नंबर के बन जाते हैं, ये 15वें प्रधानमंत्री हमारे देश के बन जाते हैं। कौन, श्री नरेंद्र मोदी जी। तो सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो 15वें प्रधानमंत्री हैं। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि प्रधानमंत्री उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, यानी प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कौन करवाता है। तो जैसे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, तो डेफिनेटली प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण भी कौन करवाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ ग्रहण करवाया जाता है प्रधानमंत्री को। तो अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी की सरकार में उप प्रधानमंत्री कौन है, तो उप प्रधानमंत्री भी एक टर्म होता है। तो अभी जो हमारी मिनिस्ट्री है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उसमें उप प्रधानमंत्री कौन है, तो सही उत्तर है इस सरकार में कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं है। ये उप प्रधानमंत्री का पद खुद नरेंद्र मोदी जी अपने पास रखे हैं, ठीक है, कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं है नरेंद्र मोदी की सरकार में, ठीक है। और इन सारी नरेंद्र मोदी की सरकार की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज सौंपे गए हैं, उन सारे का लिस्ट मैंने अच्छे से एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, क्योंकि अभी तो कोई उप प्रधानमंत्री नहीं है, पर पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, तो पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब कब कब कौन कौन उप प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पे सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे उप प्रधानमंत्री, उसके बाद इंदिरा गांधी के समय पे मोरारजी देसाई थे उप प्रधानमंत्री, और लास्ट में अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे। अभी कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि सामान्यतः प्रधानमंत्री क्या होता है, यानी प्रधानमंत्री क्या होता है। तो सामान्यतः प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, लोकसभा के तो इलेक्शन हुआ ना, लोकसभा के इलेक्शन के बाद जो चुने गए एमपीज चुने गए, एमपी के बाद जो है उनका जो प्रमुख होता है, नेता होता है, उसी को तो प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता जो है वो प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में, तुरंत एक चीज़ को कोरिलेट कीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था। तो सही उत्तर क्या होगा कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। कितने नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, तृतीय नंबर के। कब से कब तक थे, 1904 यानी 1904 से लेके 1966 तक इनका कार्यकाल था, और इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ठीक है। कब दिया था, इंडो पाक वार जब हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में, 1965 में, उस दौरान इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। तो अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि एक बार कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, वो कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई लिमिटेशन है क्या भारतीय संविधान में। तो सही उत्तर क्या होगा कि भारतीय संविधान में इसकी कोई लिमिटेशन नहीं वर्णित है, यानी वो जितनी बार चाहे भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते उसे क्या होना होगा, अपनी जो मंत्री परिषद है उसका मुखिया होना होगा। ये सारे और बाकी क्या कंडीशंस चाहिए एक प्रधानमंत्री होने के लिए, हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे अच्छे से। सो अगला प्रश्न अगर पूछा जाए कि भारत की शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन सा है। देखिए ध्यान से प्रश्न को समझिए कि भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है, क्या है कि भारत में कौन सी शक्ति है जो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, जिसकी शक्तियाँ पहले कम थी पर डे बाय डे बढ़ती जा रही है और भविष्य में उनकी शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। ऐसा कौन सा है, तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है और भविष्य में और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। तो सही उत्तर होगा क्या, प्रधानमंत्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। तो नेतृत्वकर्ता की बात कर रहे हैं, मतलब क्या है कि लोकसभा का क्या है, ये लोकसभा का प्रमुख कौन होता है। तो क्या हुआ, लोकसभा का प्रमुख जो होता है वही तो मंत्री बनते हैं ना, लोकसभा जितने होते हैं उनसे चुने जाते हैं एमपी, और उसी एमपीज के जो हेड होते हैं वही तो प्रधानमंत्री बनता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो अगला प्रश्न आई होप आपके लिए बहुत ही इजी होगा कि संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सारे मंत्रियों का जो हेड होता है वही तो संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन बनेगा, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अब यहाँ पे
एक चीज़ मैं बताऊंगा कि मंत्री परिषद क्या होता है, क्योंकि बार बार मंत्री परिषद की बात आ रही है। तो मैं डिस्कस करूंगा कि मंत्रिमंडल क्या होता है, सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। पर पहले बता दूं कि 91वें संविधान संशोधन के तहत जो है मंत्री परिषद का आकार संविधान जो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होगा, ये निर्धारित किया गया था। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन में ये निर्धारित किया गया था। तो 91 यानी 91वें संविधान संशोधन में ये निर्धारित किया गया था। अब यहाँ पे एक टर्म है मंत्री परिषद, और बहुत जगह पे आप लोग देखेंगे मंत्रिमंडल। सो बहुत सारे मेरे दोस्त इस पे कंफ्यूज होते हैं कि सर मंत्री परिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है, क्योंकि दोनों ही सेम जैसे लगते हैं। तो दोस्तों बता दूं कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और मंत्री परिषद में मुख्यतः 3 तरह के आते हैं, जैसे कि केंद्रीय मंत्री जो होते हैं मंत्री परिषद के अंदर आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं और उप मंत्री आते हैं। ये सारे मंत्री परिषद के अंदर आते हैं और इनका हेड होता है प्रधानमंत्री। अब एक और है, क्या है, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है और इसके अंदर क्या होता है, केंद्रीय मंत्री आते हैं। सो आप लोग सोच लीजिए कि मंत्री परिषद के अंदर जो है वो मंत्रिमंडल आता है। एक और छोटी सी डिफरेंस बता दूं मैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिमंडल जो एक छोटा सा निकाय है जो कि हर हफ्ते एक बार बैठक करता है और सरकारी कार्य के संबंध में जो है वो निर्णय लेता है। लेकिन जो मंत्री परिषद होता है वो क्या होता है कि सरकारी कार्य के संबंध में बैठक नहीं करता है। अगर हम लोग पावर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री जो होता है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, उसके बाद राज्य मंत्री आते हैं, फिर उप मंत्री आते हैं। अगर पावर को हम लोग डिवाइड करें तो इस तरह से डिवाइड होता है। पर डेफिनेटली एक और प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि सर आखिर में ये केंद्रीय मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री या उप मंत्री कौन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, केंद्रीय मंत्री के बारे में, यानी कैबिनेट जो मिनिस्टर्स बनते हैं केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री में वो जो होता है जो महत्वपूर्ण जितने भी मंत्रालय सौंपे जाते हैं वो सारे केंद्रीय मंत्री को सौंपे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि रक्षा मंत्रालय हो गया, गृह मंत्री हो गया, कृषि मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, ये सारे केंद्रीय मंत्री के अंतर्गत आते हैं। अब होता क्या है, देखिए कोई भी मिनिस्ट्री जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए रेलवे मिनिस्टर किसी को सौंपा गया, तो रेलवे मिनिस्टर क्या होता है, मिनिस्ट्री एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है, एक अकेला पर्सन इसे संभाल नहीं सकता है। या तो मान लीजिए गृह मंत्रालय हो, शिक्षा मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है, इसलिए इसको थोड़ा सा इनके लोड को कम करने के लिए इसके अंदर जो है वो राज्य मंत्री रखे जाते हैं। अगर बात करेंगे जैसे कि शिक्षा मंत्रालय हो गया, तो कृषि मंत्रालय की बात करें या तो शिक्षा मंत्रालय की बात करें, ये मंत्रालय जो है वो बहुत बड़ा सेक्टर होता है। सो उनको लोड कम करने के लिए उनके कुछ कार्य को राज्य मंत्री को सौंपा जाता है। सो राज्य मंत्री का काम क्या होता है, वो जो केंद्रीय मंत्री है उनके काम को हैंडल करने का काम होता है राज्य मंत्री का। और राज्य मंत्री क्या करता है, ये कैबिनेट मंत्री को सलाह देते हैं किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया आपको केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री। अब यहाँ पे बच गया क्या, उप मंत्री। उप मंत्री कौन होते हैं, तो उप मंत्री का काम होता है केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों को राजनीतिक और संसदीय सहायता प्रदान करने का काम करता है कौन, उप मंत्री। तो इस प्रकार से केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों आपके क्लियर हो जाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं कौन, प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग। नीति आयोग बहुत चर्चे में रहता है। डिटेल में हम लोग बात करेंगे नीति आयोग के बारे में क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे ये क्या, 2 प्रश्न तो हमेशा पूछ लिए जाते हैं। सो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है कौन, प्रधानमंत्री होता है। आपको पता होगा कि 17 अगस्त 2014 को क्या हुआ था, योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था और उसकी जगह पे 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। सो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हमेशा यानी चेयरमैन जो हमेशा कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अब डेफिनेटली आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि आखिर में सर नीति आयोग होता क्या है। तो नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक कह सकते हैं, यानी पॉलिसी बनाने वाली एक संस्था होती है जो केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारों की नीतियों को परामर्श उपलब्ध कराती है। ये कार्य होता है नीति आयोग का। अब नीति आयोग में सबसे ज़्यादा जो 4 प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको रट लेने हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला प्रश्न, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, हमारे अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष होंगे, ये तो क्लियर है, ये पूछा नहीं जाएगा। चौथा प्रश्न जो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष है राजीव कुमार जी। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है कि नीति आयोग के CEO कौन है, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, श्री अमिताभ कांत जी। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इसके बारे में। इसका गठन भी पूछ लिया जा सकता है, कब हुआ, 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग यानी इसका फुल फॉर्म फिर से रिपीट कर दूं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अगला प्रश्न है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं
क्या होते हैं आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री? तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। देखिए यहाँ पे आम तौर पर लिखा हुआ है, कोई कंपलसरी नहीं है कि वो लोकसभा के सदस्य ही हो, वो राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ कि मंत्रिपरिषद की योग्यता के बारे में जो चीज़ लिखी गई है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी होता है, लेकिन 6 महीने के अंदर जो ये भी हो सकता है कि वो किसी का सदस्य ना हो, पर विदिन 6 मंथ जो होता है वो दोनों सदन में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। तो अगला प्रश्न, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्रियों के बारे में, तो भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रमित सही है, यानी किसके बाद कौन से प्रधानमंत्री आए, आपको ये सजाना होगा कि पहले इंदिरा गांधी, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह, कौन से पहले आए कौन से बाद में आए। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लिस्ट देखना होगा। ये सारे भारत के प्रधानमंत्री की लिस्ट है, कौन किसके बाद आया। तो हमारे लिस्ट में कौन है, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। तो हम लोग मार्किंग करते हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, सो क्लियर है ये कि कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू सबसे पहला नंबर आएगा। दूसरे नंबर पर सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली कौन है, इंदिरा गांधी। तो दूसरे नंबर पे कौन आएगी, इंदिरा गांधी, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन आए हैं, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे देख पा रहे हैं लिस्ट में, तीसरे नंबर पे मोरारजी देसाई आ जाएंगे और चौथे नंबर पे कौन आ जाएंगे, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ओनली प्राइम मिनिस्टर हु नेवर फेस द पार्लियामेंट, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सही क्रम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह। आई होप आप लोग अच्छे से इसको सजा पाएंगे। अगला प्रश्न है कि संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। किसका नेता होना चाहिए एक प्रधानमंत्री चुने जाने के लिए? तो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होना चाहिए एक प्रधानमंत्री को चुने जाने के लिए, ठीक है। और निम्न सदन की बात कर रहे हैं, निम्न सदन का अर्थ क्या होता है, लोकसभा, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है, यानी सैलरी कितनी होती है। तो सही उत्तर है कि भारत के प्रधानमंत्री का सैलरी होता है 4 लाख रुपए। कुछ और चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ, जैसे मैंने इसके पहले बात किया था भारत के राष्ट्रपति के रूप में। तो प्रश्न अगर पूछा जाए भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको उत्तर आ जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 5 लाख रुपये। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन होता है 4 लाख रुपये। क्लियर हो गया। इसके अलावा पूछा जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के रूप में, जैसे कि अभी हमारे राष्ट्रपति जो है वो कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, कार्यकाल कितने दिनों का होता है, किसके द्वारा चुना जाता है, शपथ ग्रहण कौन करवाता है, कितना वेतन होता है, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, और सारी चीज़ जैसे कि महाभियोग क्या होता है, सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस किया है उस वीडियो में। आप लोग देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति का वीडियो, एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे। जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, उसी प्रकार से मैंने सारे प्रश्नों को कवर किया है। आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा है कि मंत्रिमंडल यानी जो संघीय होता है उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो उसकी बैठक की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के बारे में जो है किस संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया अगर पूछा जाए तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इसके बारे में लिखा है कौन सा, आर्टिकल 74 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जब आर्टिकल की बात आई है तो हम लोग बात करेंगे सारे आर्टिकल्स के बारे में कि एक प्रधानमंत्री के लिए कौन से आर्टिकल आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में सारे आर्टिकल्स को हम लोगों ने याद किया था ट्रिक के माध्यम से कितनी आसानी से, इसी प्रकार से हम लोग सारे आर्टिकल्स को देखेंगे। तो अगला प्रश्न आर्टिकल से संबंधित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल में वर्णित है। तो क्या है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 75 में लिखा हुआ यानी अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए भारत के प्रधानमंत्री के बारे में मात्र 4 आर्टिकल आपको ध्यान में रखने हैं। कौन से? आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 75(3) और आर्टिकल 78। इन चारों में ही क्या है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में के बारे में लिखा हुआ है। अब किस आर्टिकल में क्या लिखा है हम लोग आगे देखते हैं। क्या है, आर्टिकल 74 सबसे पहले देखते हैं। क्या है इसमें राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, ये लिखा है। क्लियर है। नेक्स्ट है आर्टिकल 75। क्या लिखा है इसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। यानी नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है, जबकि राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिपरिषद के बारे में आर्टिकल 74 में लिखा है। क्लियर हो जाता है दोनों चीज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 75(3), इसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ध्यान रखिए
मंत्रिपरिषद क्या होता है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ध्यान रखिए, सामूहिक रूप से लोकसभा पर व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। क्लियर हो गया आपको। इसके अलावा आर्टिकल 78, इसमें क्या लिखा है, राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में लिखा होता है। प्रधानमंत्री के संघ तथा प्रशासन के कामों की जानकारी के समय समय पर राष्ट्रपति को देने का उल्लेख दिया गया है किसमें, आर्टिकल 78। इस प्रकार से 4 आर्टिकल, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 75(3) और आर्टिकल 78, इन चारों के बारे में मात्र आपको याद रखना है, आपके प्रधानमंत्री क्लियर हो जाते हैं। अब देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहे तो उसका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, ठीक है, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए मिनिमम। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में देखा, योग्यता के बारे में देखा कि एक राष्ट्रपति के लिए कितनी एज होनी चाहिए, उसी प्रकार से हम लोगों ने को देखना है कि प्रधानमंत्री के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो एक प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 25 वर्ष, ठीक है। और अभी तक सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं हमारे, श्री राजीव गांधी जी। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था, ऐसे प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो सही उत्तर क्या होगा, श्री इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी एक बार पद से हटने के बाद दोबारा प्रधानमंत्री का पद उन्होंने संभाला था। क्लियर है। इसके अलावा इनके नाम 2-3 और रिकॉर्ड है, जैसे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इसके अलावा प्रथम रक्षा मंत्री, महिला रक्षा मंत्री बनी थी, प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी थी। ये सारे रिकॉर्ड किनके नाम है, इंदिरा गांधी। पर अगर पूछा जाए भारत की प्रथम पूर्णकालीन रक्षा मंत्री कौन बनी थी, तो वो निर्मला सीतारमण हो जाएगी। भारत के प्रथम पूर्णकालीन वित्त मंत्री कौन बने थे, तो वो हो जाएगा निर्मला सीतारमण, ठीक है। पर प्रथम अगर सिर्फ पूछा जाए तो इंदिरा गांधी का नाम आप लोग टिक लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या, लोकसभा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे, ठीक है। यानी स्वतंत्र भारत के जो प्रथम मंत्रिपरिषद बना था उसमें प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य शामिल थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रथम मंत्रिपरिषद जब बना था उस वक्त कुल 36 सदस्य शामिल थे, इंक्लूडिंग क्या, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कुल 36 सदस्य। अब यहाँ से 2-3 प्रश्न और बनते हैं, जैसे कि भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, जॉन मिथाई थे, ठीक है। भारत के पहली महिला वित्त मंत्री थी कौन, इंदिरा गांधी, पर पहले वित्त मंत्री थे जॉन मिथाई। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम कानून मंत्री जो रिसेंटली एग्जाम में पूछ लिया गया कौन थे, भीमराव अंबेडकर। देखिए अगला प्रश्न पूछ भी लिया गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, अगर पूछा जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर जॉन मिथाई। और भारतीय बजट का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें डिटेल में मैंने सारे डिस्कस किया है कि वित्त मंत्री क्या होता है, क्या बजट के संबंधित सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। ऐसा कौन सा प्रस्ताव है जो मंत्रिपरिषद के द्वारा रखा जा सकता है, तो कौन सा प्रस्ताव है, विश्वास प्रस्ताव, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव ही एक ऐसा प्रस्ताव है जो कि मंत्रिपरिषद के द्वारा रखा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा रखा जाता है, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो ऑपोजिशन रखती है, जबकि विश्वास प्रस्ताव जो है वो मंत्रिपरिषद रखती है। तो अगला प्रश्न है कि अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है। तो सही उत्तर क्या होगा, अभी तक पद पर रहते हुए केवल 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, इनमें से कौन मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। तो थोड़ी देर पहले जब मैंने मंत्रिपरिषद के बारे में बात किया तो डिटेल में मैंने बात किया कि मंत्रिपरिषद क्या होता है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, तो उसमें क्या शामिल नहीं था थोड़ी देर पहले ध्यान से देखिए इसे। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कौन सा शामिल नहीं था, तो ये जैसे देख पा रहे ये मंत्रिपरिषद है। केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री ये तीनों तो शामिल है ही, कौन नहीं है, तो कैबिनेट सचिव इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। बहुत ही इजी प्रश्न है, कौन करता है अध्यक्षता, प्रधानमंत्री करता है, मैंने बहुत बार डिस्कस भी किया इसे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया गया और थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है, आपको समझना होगा कि कितने दिनों तक वो रह सकता है। तो सही उत्तर है 6 मंथ की अवधि तक वो रह सकता है।
तो दोस्तों मंत्रिपरिषद के लिए एक योग्यता होती है कि कोई भी जो कि संसद का सदस्य है वो मंत्री बन सकता है। अगर वो संसद का सदस्य ना भी हो तो भी वो मंत्री बन सकता है। क्या है उसमें कंडीशन कि वो 6 मंथ के अंदर जो है वो किसी भी सदन का जो है वो सदस्यता हासिल कर ले, ठीक है। यानी लोकसभा हो या राज्यसभा 6 महीने के अंदर उसकी सदस्यता हासिल करनी होती है। तो ये टाइम लिमिट होता है कितने दिनों का, 6 मंथ का। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आर्टिकल के बारे में पढ़ा। हम 4 आर्टिकल हम लोगों ने याद करवाए थे आपको कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रस्तावना में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत यानी जो उसको हटाने की व्यवधान के बारे में बात करता है। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आर्टिकल 75 इसके बारे में बात करता है। 4 आर्टिकल मैंने आपको याद करवाए थे, उसमें से आर्टिकल 75 देखिए कौन सा था, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे जो है नियुक्ति करता है। ये जो बता रहा है इसके बारे में ही बताता है, ठीक है। 4 आर्टिकल थे 74, 75, 75(3) और 78। इसमें से 75 सही उत्तर होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए फिर से है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 यानी 74 और 75 75 किन विषयों पर विचार करता है। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा किन विषयों पर विचार करता है, मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है। कौन, 74 और 75। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे, यानी सबसे ज़्यादा उम्र तक प्रधानमंत्री के पद पे कौन रहे हैं। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। और 2 साल 116 दिन तक इनका कार्यकाल रहा है और ये ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर कहे जा सकते हैं भारत के। 81 साल की उम्र में, ठीक है, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, इसलिए ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, अगर आपसे पूछा है सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे तो कौन हो जाएगा, राजीव गांधी जी, ठीक है। राजीव गांधी जी जो कि हमारे 8वें प्रधानमंत्री बने थे, 5 साल 32 दिन तक इनका कार्यकाल रहा था और 40 साल पे इन्होंने ज्वाइन किया था एज ए प्रधानमंत्री, इसलिए यंगेस्ट हो जाएंगे कौन, राजीव गांधी, और ओल्डेस्ट हो जाएंगे मोरारजी देसाई। तो अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे अभी तक इन ऑप्शन में से, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इसके अलावा लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं एंड फर्स्ट टू डाई इन ऑफिस, और ऑफिस में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये 16 साल 286 दिनों तक इनका कार्यकाल रहा है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की। अच्छा, अगर प्रश्न को चेंज करके सबसे लंबे समय की जगह सबसे कम समय तक के लिए प्रधानमंत्री कौन रहे अगर पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारे भारत के 12वें प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। ये मात्र 16 दिनों तक रहे थे प्रधानमंत्री, पहली बार जब ये चुने गए थे। सबसे छोटे समय के लिए रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी और सबसे लंबे समय तक के लिए जो चुने गए थे वो है जवाहरलाल नेहरू जी। तो अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि यही मेरी मोटिवेशन का सोर्स है। इसके अलावा आप चाहे तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज और मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप चाहे तो इसे रिवाइज कर सकते हैं, रिविजन के लिए इसका ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस ऑडियो को सुनिए, आपको रिविजन में मदद मिलेगी। साथ में आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ को ध्यान से देखा होगा तो मैं चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट इसका आंसर करे कि नरेंद्र मोदी भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं, 12वें, 13वें, 14वें या 15वें। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।